नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग जल प्रदूषण के विषय में, उसके जो कारक हैं उसके विषय में और जो वर्तमान स्थिति है उसके विषय में के साथ साथ कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है कि इस संबंध में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनकी ये बात हर वर्ग को, चाहे वो युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही इस राष्ट्र को अपना सब कुछ न्यौछावर किए और इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उन्होंने युवाओं को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समझा। उनका कहना है कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना इंतज़ार किए आप उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य में जुड़ जाइए तन मन धन से, क्योंकि ये समय ठहरने वाला नहीं है। उन्हीं उनकी बातों के साथ हम लोग आज इस विषय को शुरू करते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि कोई भी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक परिवर्तन जिसमें जल की गुणवत्ता घट जाती हो, उससे जल प्रदूषण पैदा होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक होने के नाते अपने भीतर नानाविध प्रकार के पदार्थों को घुला सकता है और इसकी यही गुणवत्ता होती है जिसके कारण जल का संदूषित यानी प्रदूषित हो जाना स्वाभाविक होता है। वाष्पन द्वारा उड़कर जल शुद्ध हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरता है, मार्ग में आने वाली विलयशील गैसें, कणिकाएँ आदि उसमें मिल जाते हैं और वो पुनः से प्रदूषित हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य, जलीय जीवन और जीवों के लिए खतरा होता है। जल निकायों जैसे कि तालाबों, झीलों, भूमिगत जल में पाए जाने वाला जो प्रदूषण है वो स्थानीयकृत होकर के वहीं सीमित रहता है। इससे प्रदूषण की जो गंभीरता है वो और बढ़ जाती है। मानव जनित जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में अगर हम कहें तो जलमल, कचरा, कूड़ा, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट जैसे कि उर्वरक और पीड़कनाशी, जिसे हम लोग अक्सर फसल पे खरपतवार कीटों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग पीड़कनाशी कहते हैं। ये हमारे द्वारा पानी को प्रदूषित करने में किया गया योगदान होता है कि हम लोग इसके माध्यम से पानी को प्रदूषित करते हैं। आमतौर से जल निकाय में अगर हम प्रदूषण को सोख लेने और उसके विघटन करने की क्षमता देखते हैं, यदि जल में पदार्थों का निवेश उसकी क्षमता से अधिक हुआ तो जल निकाय प्रदूषित हो जाता है। यानी जितनी उसकी क्षमता है किसी भी चीज़ को कंजर्व कर लेने का, किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेने का, तो उससे अधिक हम लोग उसमें प्रदूषण फैलाएंगे तो उसे प्रदूषण माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिससे प्रदूषण फैलता है या फैल रहा है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि जल के जो प्रदूषक होते हैं उनके क्या क्या प्रारूप होते हैं। इसमें
3 वर्गों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है उनके स्रोतों के आधार पर। कभी कभार जैसे परस्पर अगर हम लोग बात करें तो जैविकी हो सकता है, रासायनिक हो सकता है और भौतिकी हो सकता है। ये हमारे 3 प्रकार के हमारे जल प्रदूषण के प्रारूप हो सकते हैं। अब जैविकी के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो जैविकी के विषय में चर्चा करने पर हम लोग पाते हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए पानी बेहद आवश्यक है, लेकिन जो भी रोगजनक कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण हैजा, अमीबी पेचिस, जठरा तंत्र शोथ, टाइफाइड, पोलियो, वायरल हेपेटाइटिस, कृषि कृमि संक्रमण, फ्लू, ये सब एक खास प्रकार के जलवाहिनी रोग होते हैं। कुछ ऐसे भी कीट होते हैं, हम लोग अक्सर बरसातों में ये सरकार के द्वारा, सूचना विभाग के द्वारा सुनने को मिलता है कि अपने कूलर का जो पानी होता है उसे बदला करें, गमलों की साफ़ सफाई रखें, क्योंकि बरसात में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, इससे मलेरिया फैलने लगता है। तो कुछ प्रकार के ऐसे भी होते हैं जो जिनके लार्वा, जो जलीय लार्वा होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, पीत महामारी जिससे शुरू हो जाती है। बाढ़, जलाक्रांति, पाइपों का फटना, जलमल का बहना, पेयजल में मिल जाना, ये सब बरसात की आम समस्याएं हैं जिससे महामारियां उत्पन्न होती हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अनियोजित औद्योगिक और मानव बस्तियां और उचित नागरिक सुविधाओं के अभाव में अक्सर बीमारियों का योगदान बहुत बढ़ जाता है। मानव अपशिष्टों, जानवरों के मृत शरीरों, घरेलू जलमल, चमड़ा उद्योगों से या रिसर्च सेंटर से या बूचड़खानों से जो भी जल अपशिष्ट बाहर निकलता है उससे जल प्रदूषण होता है। ये उसके जैविकी यानी बायोलॉजिकल एजेंट कहे जाते हैं। और हम लोग रासायनिक साधन की बात करें, केमिकल एजेंट की बात करें, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अकार्बनिक और दूसरा होता है कार्बनिक। अगर हम लोग प्रदूषण को, रासायनिक प्रदूषण को समझें तो जल विलायशील और जल अविलायशील या फिर फारफेस्ट ऑक्सीजन मान वाले अपशिष्ट, यानी अगर सिंपल भाग में कहें तो अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक में जो मुख्य स्रोत होते हैं रासायनिक प्रदूषण के, उसमें होता है नाइट्रेट्स, अम्ल, लवण, विषैली भारी धातुएं, ये सारे अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक, अगर रासायनिक प्रदूषकों की बात की जाए तो उसमें आता है तेल, गैसोलीन, पीड़कनाशी, रंग रोगन, प्लास्टिक्स, धुलाई में काम आने वाला डिटर्जेंट, जैविकी अपशिष्ट जैसे घरेलू जलमल, पशु जल अपशिष्ट, ये हमारे रासायनिक। एक भाग इसका और हो सकता है जिसे हम लोग रेडियोधर्मी यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कह सकते हैं। ये तीसरी श्रेणी का रासायनिक प्रदूषक होता है। इसके अंदर यूरेनियम अयस्क के जो निकलने वाले संसाधन होते हैं, जो रिसर्च सेंटर से निकलते हैं, ये रेडियो सक्रिय प्रदूषक कहे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें भौतिकी साधन की, तो इसमें जो भी निलंबित ठोस पदार्थ हैं, अवसादी ठोस पदार्थ हैं, तापमान हैं, ये ऐसे भौतिक कारक हैं जिनसे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इनके कारण कुप्रभाव हो जाता है, जैसे जमीन के अंदर गाद बनने लगता है, जल मार्गों का अवरुद्ध हो जाना, बांधों पर पानी भर जाना या बांधों पर भर जाना,
पानी का गंदा हो जाना, ये सब केवल भौतिकी साधन से, यानी जो भी हमारे जल प्रदूषण के जो भौतिक साधन होते हैं उनके द्वारा होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग निलंबित और अनिलंबित के विषय में भी चर्चा किए थे। तो जो निलंबित कार्बनिक तथा खनिज जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें विषैले पदार्थों की जैसे कि भारी धातुएं आदि शोषण कर लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं, और इसी के अंदर ताप प्रदूषण आता है, जो कि भौतिक साधन का एक और भी। अब अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे प्रमुख जल प्रदूषक होते हैं उनके स्रोत और प्रभाव के विषय में अगर चर्चा करें तो जैविकी, अगर हम लोग बात करें जैविकी कारक के विषय में, तो जैविकी कारक हमारा होता है जीवाणु होता है, परजीवी होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होते हैं। ये हमारे जैविकी कारक होते हैं प्रदूषण के। इनके जो स्रोत होते हैं उनमें मानव मलजल होता है, प्राणी और पादप अपशिष्ट होता है, सड़ता गड़ता जैविक पदार्थ होता है, औद्योगिक अपशिष्ट जैसे तेल शोधन कारखाने, पेपर मिल और खाद्य संसाधन इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट होता है, प्राकृतिक और शहरी अप्रवाह होता है। इसका जो प्रभाव होता है, इनका जो प्रभाव होता है उसमें ऑक्सीजन भोगी जीवाणु, जिसे हम लोग बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर इनमें पोषकों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके कारण पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भोगी जीवाणु इन जैविक अपशिष्टों को खाते हैं, जिससे जल निकाय की ऑक्सीजन जो समाप्त होने लगती है। ऑक्सीजन के अभाव में जीव नष्ट हो जाते हैं और दुर्गंध निकलती है, मवेशियों तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे जैविकी कारक थे। अगर हम लोग रासायनिकी कारक की बात करें तो रासायनिकी कारक में हम लोग 3 प्रकार के कारक हो सकते हैं। पहला होगा अकार्बनिक कारक, जिसमें बताया गया कि अम्ल, धातुएं, सीसा, पारा, फास्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये सब हमारे अकार्बनिक रसायन हैं। दूसरा कार्बनिक रसायन, जिसे हम लोग पीड़कनाशी, शाकनाशी, डिटर्जेंट, क्लोरीन के जो भी हमारे यौगिक हैं, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब सारे हमारे कार्बनिक रसायन के प्रदूषक कहलाते हैं। अब इनके स्रोत की बात करें, अगर हम लोग अकार्बनिक स्रोत की बात करें तो उसमें जो भी जमीन से पानी का जो प्राकृतिक अप्रवाह है, शहरी तूफान है, अपशिष्ट है, अम्ल जमाव है, औद्योगिक अपशिष्ट हो सकता है, सीसा युक्त गैसोलीन हो सकता है, सिंचाई, पीड़कनाशी, कृषि प्रवाह, खनन, तेल खनन स्थान, घरेलू जलमल, अपर्याप्त अपशिष्ट, जल उपचार, तो ये सब हमारे अकार्बनिक रसायन कारक हैं। दूसरा जो हमारे कार्बनिक रसायन कारक हैं उसमें कृषि वानिकी के द्वारा पीड़कनाशी, उद्योग, घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट, जल विसंक्रमण, कागज उद्योग, ब्लीचिंग प्रक्रिया, मशीनी तथा पाइपलाइन अपशिष्ट, तेल बिखराव, घर, सामुदायिक औद्योगिक उपयोग, ये सब हमारे कार्बनिक रसायन कारक हैं। तीसरा आता है रेडियो सक्रिय पदार्थ, जो कि रिसर्च सेंटर से, अस्पतालों से निकलने वाला जो हमारा अपशिष्ट होता है, नाभिकीय अपशिष्ट होता है, यूरेनियम अयस्क का जो संसाधन होता है नाभिकीय संयंत्र से, इन सबों से निकलने वाले हमारे रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये हमारे। अब इनका जो मुख्य जो प्रभाव होता है उनमें सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि जो मनुष्य की जो खाद्य श्रृंखला होती है वो खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों और मानवों के लिए अविषी अनुवांशिकी जन्मजात दोष पैदा हो जाते हैं। हानिकारक खनिजों की जल में अधिक विरयता हो जाती है। घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए जल को
अनुपयुक्त बना देता है। जो मृदा होती है उसमें जो लवणता होती है उसकी वर्धन क्षमता, जल निकायों के परितंत्र में गड़बड़ी और जल सुपोषण पैदा होता है। अगर हम लोग रेडियो सक्रिय इसके प्रभाव की बात करें तो रेडियो जो न्यूक्लाइड होती है वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाती है। जन्मजात और आनुवांशिकी दोष पैदा हो जाते हैं। कैंसर जैसी महामारी या बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक कारक को समझें। अब हम लोग अगर भौतिकी कारक को समझें तो भौतिकी कारक में हमने पहले चर्चा किया कि ताप हो सकता है, कणिकाएं हो सकती हैं। कणिकाओं का मतलब कि हमने कहा कि दो प्रकार का हमारा अपशिष्ट होता है, एक जो जल के ऊपर तैरता है, एक जो जल के नीचे तैरता है। तो जो नीचे तैरता है ये गाद की स्थिति उत्पन्न करता है। अगर ये उत्पन्न हो जाएगा तो जो पानी ज़मीन में रहता है वो ऊपर उठ जाएगा, बांधों पे जम जाएगा। ये सब सारी प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं ये हमारे भौतिकी अपशिष्ट में आते हैं। ताप जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारा एक भौतिक अपशिष्ट है। अब इसको अगर हम समझें तो भौतिकी अपशिष्ट में अगर हम देखें तो जो मुख्य कारक है वो है कणिकाएं हैं, ऊष्मा है, जिनके स्रोत होते हैं मृदा अपरदन, कृषि से अप्रवाह, खनन वानिकी, भवन निर्माण क्रियाकलाप, बिजली घर और औद्योगिक शीतलन। इनका जो प्रभाव है वो पहला प्रभाव है कि जो जल मार्ग होते हैं, बंदरगाह होते हैं, जल निकाय होते हैं, उनमें भराव हो जाता है, यानी उनमें भी ये भर जाते हैं। तापमान की अगर वृद्धि हो जाती है तो ऑक्सीजन की जो विलयता होती है वो कम हो जाती है, जिससे जल राशियों में जो भी जीव जंतु होते हैं, जीव सृष्टि होती है, उसको ह्रास होता है।